पेज नंबर 24। एक दिन स्कूल में छुट्टी थी। दूसरे लोग मकान पर मौजूद नहीं थे। मैं अपनी सनक में मेज़ पर बैठा कोई लेख या कहानी लिख रहा था। मेज़ के नीचे टीन की क्या चीज़ पड़ी है उसका ख्याल न कर उस पर जूते जमा कर रख लिए थे। संभव है अचेतन रूप से यही धारणा रही हो कि रद्दी की टोकरी है। लिखते समय विचारों को ठेलने के लिए मेज के नीचे उस टीन की चीज़ को जूते से एड़ दिए जा रहा था। जीने पर भारी कदमों से धम धम करते हुए एक वृद्ध सिख सज्जन अपने ग्रामीण वेश में ऊपर दफ्तर में आए। मैंने एक दफ़ा नज़र उठाकर उनकी ओर देखा और लिखने में तन्मय रहा। सरदार जी के ऐसे अनेक संबंधी गांवों से आते जाते रहते थे। इस सज्जन की दाढ़ी खूब प्रशस्त, बर्फ की तरह सफ़ेद और चेहरा खूब तेजोमय गुलाबी रंग का था। मैंने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आगंतुक भी मुझे आदर की प्रतीक्षा कर एक कुर्सी खींच चुपचाप दीवार के पास बैठ गए। मैं मालिक बना बैठा लिखता रहा और मेज के नीचे टीन की चीज़ पर जूते की ठोकरें भी जमाता रहा। अचानक वजनी गालियों से भरी एक करारी डांट सुन आंख उठाकर देखा कि वयोवृद्ध भव्य मूर्ति की आंखें लाल और चेहरा क्रोध से तमतमा उठा है और वे हाथ में थमी मोटी लाठी को फर्श पर ठोंक रहे हैं। गधा, उल्लू, नास्तिक, बदमाश, सिर तोड़ दूंगा। उनके हाथ की लाठी मेरे सिर पर पड़ना ही चाहती थी। वृद्ध ने अपने आवेश को कठिनता से वश में कर मेज के नीचे संकेत करते हुए फटकारा। उल्लू, यह तेरी तमीज है? मेज के नीचे झांक कर देखा तो अपने जूते के बीच पाया एक हवन कुंड। वह सब कुछ समझ में आ गया। उपेक्षा के कारण पहचानने में भूल हुई थी। भगत सिंह से सुन रखा था कि दादाजी नित्य हवन करते हैं। जहाँ जाते हैं पोटली में हवन कुंड और हवन सामग्री साथ बांध ले जाते हैं। इस घटना से स्पष्ट है कि सरदार अर्जुन सिंह सिख धर्म के अनुयायी होते हुए भी आर्य समाज के कट्टर पक्षपाती थे। इसलिए भगत सिंह शुरू से ही न तो केश रखते थे और न कृपाण इत्यादि रखते थे। लेकिन जब सिख संप्रदाय का आंदोलन छिड़ा तो तमाम युवकों ने उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। भला भगत सिंह उसमें कैसे पीछे रह सकते थे? गांधी जी का असहयोग आंदोलन ठंडा हो चुका था, लेकिन भगत सिंह का जोश ठंडा नहीं हुआ था। फलस्वरूप उन्होंने गुरुद्वारा आंदोलन में खूब जमकर हिस्सा लिया। गुरुद्वारा आंदोलन में भाग लेने वाले सभी सिख थे। इस आंदोलन में भाग लेने वाले सिखों के प्रति श्रद्धा के कारण भगत सिंह ने भी सिर पर केश रख लिए। वह अकाली हो गए। अकाली के प्रतीक चिन्ह के रूप में वह पगड़ी बांधने लगे और कृपाण भी रखने लगे। इन दिनों पंजाब के अनेक युवकों ने गुरुद्वारा आंदोलन में भाग लिया और अकाली बनकर केश रख लिए। पगड़ी बांधना और कृपाण रखना फैशन बन गया था। भगत सिंह को कृपाण रखना बहुत पसंद था। यह इसलिए कि कृपाण के आधार पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करने के लिए सिखों ने कृपाण आंदोलन चलाया था और सरदार लोग 3 फीट 4 फीट लंबी तलवारें हाथ में लिए कानून भंग करते थे। जब भगत सिंह नेशनल कॉलेज में भर्ती हुए तो नियम से काली पगड़ी बांधते थे। तब तक गुरुद्वारा आंदोलन समाप्त हो चुका था। उस समय तक काली पगड़ी सांप्रदायिकता का चिन्ह बन गई थी। भगत सिंह को धीरे धीरे अरुचि होने लगी और उनका काली पगड़ी बांधने का नियम शिथिल पड़ता गया। गुरुद्वारा आंदोलन में सिखों को सफलता मिल जाने के बाद उनमें सांप्रदायिक संकीर्णता का अहंकार और रूढ़िवाद जोर पकड़ने लगा था। युवकों को इससे अरुचि होने लगी
क्योंकि उन्होंने रूढ़िवाद और सांप्रदायिकता के लिए गुरुद्वारा आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उन्होंने तो सीधे साधे मठाधीशी और महंतगिरी के खिलाफ मोर्चा लिया था। जब उसमें बुराई आ गई तो युवकों को उससे विरक्ति हो गई। ऐसे में भगत सिंह भला झूठी परंपरा को कैसे निभा सकते थे। उन्होंने गुरुद्वारा जाना बिल्कुल बंद कर दिया। नेशनल कॉलेज में पढ़ते समय ही भगत सिंह में क्रांति की भावना जागी, जो इतनी प्रबलतम होती गई जिसने उन्हें देश के इतिहास में अमर कर दिया। युवकों के लिए वह प्रेरणा बन गए। नेशनल कॉलेज में उनके कुछ सहपाठी आगे चलकर क्रांतिकारी जीवन में भी साथ रहे। उनमें प्रमुख नाम हैं भगवती चरण, यशपाल और सुखदेव। इनमें यशपाल और सुखदेव भगत सिंह के सहपाठी थे। भगवती चरण 2 कक्षा आगे थे। यशपाल में आरंभ से ही लिखने की प्रवृत्ति थी। आज वह भारत के जाने माने लेखक हैं। उस समय नेशनल कॉलेज में पढ़ते समय उनके साथी, विशेषकर सुखदेव और भगत सिंह, उन्हें साहित्यक कहकर चिढ़ाया करते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि भगत सिंह की भी लिखने की और प्रवृत्ति है। भगत सिंह ने 1-2 बार कुछ चीज़ें लिखकर यशपाल को दिखाई और उनसे परामर्श भी लिया, परंतु उसे प्रकाशित होने के लिए नहीं भेजा। वह उर्दू और हिंदी दोनों में लिखते थे। भगत सिंह के दूसरे साथी थे सुखदेव, जो महान क्रांतिकारी हुए। सुखदेव लायलपुर के रहने वाले थे। उन्हें पढ़ने का विशेष चाव नहीं था। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई परेशानी नहीं। उनके घर लायलपुर में आढ़त का काम होता था। उनके बचपन के ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनके बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके ताऊ लाला अचिंत राम जी ने थे, जो क्रांति के स्थानीय नेताओं में से थे। वे 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भी जेल गए थे। अचिंतराम की उस समय की एक फ़ोटो, जिसमें वह कैदी की वर्दी और हथकड़ी पहने हुए थे, सुखदेव की मेज पर रखी रहती थी। सुखदेव को पढ़ने का व्यसन नहीं था, लेकिन चुपचाप सोचते रहना उनकी आदत बन चुकी थी। उनके स्वभाव में झोंक की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी। सॉरी। जब जिस बात की झोंक आ जाए उसे जरूर कर गुजरते थे। कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने और शरीर बनाने की झोंक आ गई तो पढ़ने लिखने का ख्याल छोड़ दिया और नित्य मालिश और कसरत करने लगे। एक कुर्ता भी पहलवानी ढंग का सिला लिया और कमर में लुंगी भी पहलवानी ढंग की बांधनी शुरू कर दी। शरीर मामूली इकहरा होने पर भी बाहों को इस तरह अकड़ा कर चलते मानो पुट्ठों के बहुत उभरे रहने के कारण पसलियों से दूर दूर रहती हों। शारीरिक कमजोरी से उन्हें विशेष घृणा थी। कभी कभी अपनी ही कमजोरी पर उपहास उड़ाने के लिए अपने साथियों को कहानी सुनाने लगते। हमारे पिता, चाचा और ताऊ सब मिलाकर 9 भाई बहन थे। उनमें से एक को पालने में सोए सोए चूहे खा गए। इतना सुनाकर कहा लगाते और अपने पुट्ठों को सहलाते हुए कहते, जिसे चूहे खा जाएं वह चूहों से बढ़कर क्या होगा। और अंत में इस परिणाम पर पहुंचते कि हम चूहों की औलाद हैं तो चूहों से बढ़कर क्या होंगे। जिन दिनों कसरत और पहलवानी का शौक चढ़ा, उन्होंने सिर पर उस तरह फिरवा लिया। कुछ दिन बाद फिर शौक पलटा तो फिर लट्ठे का सफ़ेद पजामा, रंगीन कमीज पहननी शुरू कर दी। सिर पर घुंघराले बालों में कंघी भी होने लगी और खूब पॉलिश किया ग्लेस किड का जूता पाँव में रहने लगा। सुखदेव का स्वभाव कुछ इस तरह का था कि वह दूसरों से कुछ सीखने में कम ही विश्वास करते थे।
यह बात उनके जीवन की एक मामूली घटना से काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। पहलवानी के झोंके के दिनों में सुखदेव ने किसी किताब में पढ़ा था कि झगड़े या मारपीट के समय अपने से बहुत अधिक बलवान व्यक्ति से मुकाबला पड़ जाने पर आत्मरक्षा और प्रतिद्वंदी को परास्त कर देने का उपाय उसकी नाक पर जोर से घूंसा मार देना है। ऐसे आघात से कोई भी व्यक्ति सुध बुध खोकर बेकाम हो जाएगा। साधारणतः इस उपाय को पढ़कर विश्वास कर लेना चाहिए था, परंतु सुखदेव ने इसे परखना भी आवश्यक समझा। उन दिनों गांधी जी ने प्रत्येक मास की जो तारीख उपवास के लिए निश्चित की थी, सुखदेव यह उपवास रखते थे। उस दिन उपवास किए हुए बस अकेले ही किसी काम से सड़क पर चले जा रहे थे। अचानक जुजुत्सु की किताब में पढ़ी हुई बात उन्हें याद आ गई। वह किसी कद्दावर बलवान दिखाई देने वाले व्यक्ति को खोजने लगे। ऐसा एक आदमी उन्हें दिखाई पड़ गया। उसके समीप पहुंच उसकी बेखबरी में सुखदेव ने उसकी नाक पर घूंसा जमा दिया और चोट का प्रभाव देखने के लिए समीप ही खड़े हो गए। चोट खाने वाला आदमी सचमुच अपने चेहरे को दोनों हाथों से संभालकर सड़क पर बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। इस बीच सुखदेव फरलांग दो फरलांग दौड़कर जा सकते थे, परंतु वह तो अपने परीक्षण का प्रभाव देखने पर तुले थे। समीप ही खड़े रहे। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने होश संभाला और अपने ऊपर अकारण आघात करने वाले व्यक्ति को अपनी अवस्था पर गौर करते पाया। ऐसी अवस्था में चोट खाने वाले व्यक्ति ने वही किया जिसकी किसी भी सामान्य व्यक्ति से आशा की जानी चाहिए। उसे अपनी ओर लपके देख सुखदेव बचने के लिए भागे। एक सुखदेव उपवास के कारण सुबह से भूखे और कमज़ोर थे, जिस पर उनके इस परीक्षण का पात्र उनसे 2.5 गुना बलवान। सुखदेव काबू आ गए और उन पर मार पड़ने लगी। वह असहाय मार खाने बैठ गए। आते जाते आदमियों ने बीच बचाव कर उन्हें छुड़वाया। पूछा गया, आखिर तुमने पहले क्यों मारा? सुखदेव का उत्तर था, मैंने मारा था, अब तो मार लो। अस्तु। इस परीक्षा से सुखदेव को नाक पर घूंसा लगने के फल या उचित अंदाजा हो गया। भाग 3। समय बीतता रहा, पढ़ाई चलती रही, लेकिन भगत सिंह की और सुखदेव की तबीयत पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगती थी। वे लोग कुछ करना चाहते थे। इस तरह निष्क्रिय बैठना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। एक दिन भगत सिंह यशपाल के साथ रावी नदी में नौका खेलने का अभ्यास करने लगे। सांझ का समय था, सूर्य डूब रहा था। डूबते सूर्य की लाली पश्चिमाकाश में फैली हुई थी। बड़ा सुहावना मौसम था। ये लोग एक नाव में बैठे हुए थे। इन दोनों के अतिरिक्त कोई न था। एकदम खामोशी छाई हुई थी। दोनों ही अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। अचानक यशपाल ने कहा, लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू कंट्री। हम लोग अपना जीवन देश के लिए अर्पित करने की प्रतिज्ञा कर लें। भगत सिंह ने चौंक कर यशपाल की ओर देखा, जैसे जानना चाहते हों कि यह बात केवल बहलाने के लिए तो नहीं कही गई है। लेकिन यशपाल के चेहरे पर पूरी तरह से गंभीरता थी और मुख दृढ़ता के निश्चय से चमक रहा था। भगत सिंह भी सहसा बहुत गंभीर हो गए। अपना हाथ यशपाल की ओर बढ़ा दिया। आई डू प्लेज। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। हाथ मिलाने के बाद दोनों ही चप्पू चलाना छोड़कर चुपचाप बैठे रहे। उस समय सूर्यास्त हुआ ही था। आकाश पर लाली थी। थोड़ी देर तक नाव यूं ही लहरों के बहाव पर बहती रही। जब अंधेरा होने लगा तो नाव किनारे लाकर मांझी को सौंप दी गई। लौटते समय वे लोग खामोशी से चलते रहे।
जैसे सिर पर बहुत बड़ा बोझ आ गया हो। कॉलेज की पढ़ाई चलती रही, लेकिन भगत सिंह और सुखदेव की प्रवृत्ति दूसरी ओर मुड़ गई थी। वे लोग अक्सर कॉलेज से गायब रहते और किसी नई दिशा की खोज करते रहते। बात सन 2324 की है। लोगों में देश सेवा के लिए और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए रुचि तो थी, लेकिन अब जैसे उतना उत्साह न रह गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करके जैसे सारे उत्साह पर बर्फ डाल दी थी। लोगों की प्रवृत्ति मरती जा रही थी। साथियों ने राय की कि इस मरती हुई प्रवृत्ति को जगाना बहुत आवश्यक है। अगर लोग नहीं जागे तो यह देश हमेशा गुलाम रहेगा और अंग्रेज यहाँ हमेशा राज्य करते रहेंगे। निश्चय हुआ कि सोई हुई राष्ट्रीय भावना को जगाने का सबसे अच्छा साधन नाटक है। नाटकों का असर जनता के ऊपर सीधा और तेज पड़ेगा, इसलिए निश्चय हुआ कि नाटक खेले जाएं। किसी लेखक का महाभारत नाटक था। उसके वार्तालापों में जगह जगह परिवर्तन करके इन लोगों ने अपने लिए उपयोगी बना लिया। इसका नाम रखा कृष्ण विजय। व्यंजना से अंग्रेजों को कौरव और कांग्रेसियों को पांडव बना लिया। इसमें कुछ गाने विशेषकर प्रहसन भाग में सम्मिलित कर लिए। इनमें से एक गाना था, कदे तू भी सिंधिया हो संभालो, ए हिंदी कभी तू भी हो संभाल। तेरा घर बार विदेशी लूट ले गया और तू बेखबर सो रहा है। ओ लूटने वाले, हमारे साथ जातियाँ ना कर, हम तेरी चालें समझ चुके हैं, इत्यादि। यह गाना सरदार अजीत सिंह के एक पुराने संगीत पगड़ी संभालो जट्टा, अरे किसान तेरे सिर की पगड़ी उतरी जा रही है के भाव को लेकर बनाया था। सरदार अजीत सिंह के उस गीत को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इन नाटकों के ऐसे सरकारद्रोही भागों को गैर कानूनी करार दे दिया गया। कुछ दिन इन लोगों में नाटक खेलने का खूब शौक रहा। भगत सिंह ने भी इन नाटकों में खूब जमकर हिस्सा लिया। 1923 में भगत सिंह भाग 4। 1923 में भगत सिंह FA पास कर BA के प्रथम वर्ष में प्रविष्ट हुए। अब तक उन्होंने क्रांति दल की सदस्यता पर प्राप्त कर ली थी और उसके सक्रिय सदस्य थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल के वह विशेष कृपा पात्र थे। भगत सिंह के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक बंदी जीवन में लिखा है, मुझे पता लग गया था कि सरदार गुरुमुख सिंह इत्यादि जो अपना अलग संगठन कर रहे थे, यह नहीं चाहते थे कि अब की बार सिख लोग गैर सिख संस्थाओं के साथ मिलकर भारतीय विप्लववादी आंदोलन में भाग लें। यहाँ तक सरदार गुरुमुख सिंह ने चाहा कि हमारे सच्चे साथी सरदार भगत सिंह को हम लोगों से तोड़कर अपनी संस्था में मिला लें। इस कारण सरदार गुरुमुख सिंह ने भगत सिंह को बहुत समझाया कि तुम बंगालियों के फेर में मत पड़ो, इनके फेर में पड़ोगे तो फांसी पर लटक जाओगे, काम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से गुरुमुख सिंह जी भगत सिंह जी से जितनी बातें कहते थे वे हम लोगों से सब कह देते थे। बहुत बहकाने पर भी श्री भगत सिंह जी ने हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन तभी उसी वर्ष भगत सिंह के जीवन में एक घटना घटी जिसने उनकी जीवन दिशा बदल दी। उनका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया और परिस्थितियों ने उन्हें उठाकर जीवन की लंबी राह पर ला खड़ा किया। भगत सिंह अपनी दादी जय कौर के बड़े लाडले थे। उन्हें बड़े भाई जगत सिंह की आकस्मिक मृत्यु से यह लाड गहरे मोह में बदल गया। उन्होंने अपने पुत्र सरदार किशन सिंह से आग्रह किया कि अब भगत सिंह का विवाह कर दिया जाए। वह स्वभाव से डिक्टेटर थी।
जो कह दिया उसे पूरा होने ही चाहिए। सरदार किशन सिंह ने पड़ोस के एक गांव के एक अमीर सिख परिवार में भगत सिंह की शादी तय कर दी। लड़की वाले लड़के को देखने आए। भगत सिंह उस दिन खूब प्रसन्न रहे। वे सारे दिन खेलते उछलते रहे। आगंतुकों के साथ उन्होंने अत्यंत शिष्ट व्यवहार किया। वे उन्हें लाहौर तक विदा करने भी गए। लौटने पर उन्होंने अपने पिता सरदार किशन सिंह से स्पष्ट कह दिया कि वह शादी नहीं करेंगे। सरदार जी ने आपत्ति का कारण पूछा। भगत सिंह ने उत्तर दिया, जब तक आर्थिक रूप से मैं अपने पैरों पर खड़ा न हो जाऊं, शादी करना ठीक नहीं। सरदार किशन सिंह बिगड़ उठे। तू हमें ही रास्ता दिखाता है। विवाह कर लो और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। हम मना करते हैं। विवाह को जाने से तुझे कौन झंझट हो जाएगा। भगत सिंह ने दूसरा उपाय रखा। उन्होंने कहा, अभी तो मेरी उम्र भी कम है। सरदार किशन सिंह और भड़के, और सब बातों के लिए तो बुजुर्ग बनता है, बस शादी के लिए ही कमसीन है। शादी हो जाने दो, बहू को घर तब बुलाना जब जरूरत जान पड़े। बहुत दबाव पड़ता देख भगत सिंह ने दूसरा ऐतराज़ किया। उन्होंने कहा, शादी करेंगे तो पढ़ी लिखी लड़की से। उन्हें यह मालूम हो चुका था कि सरदार जी ने जो लड़की तलाश की है वह गांव के बड़े अच्छे जमींदार की लड़की है। गांव में लड़कियों का स्कूल कहाँ, बहुत होगा तो गुरुमुखी जानती होगी। भगत सिंह ने जिद की कि वह कम से कम मैट्रिक लड़की से शादी करेंगे। इस उत्तर से सरदार किशन सिंह और बौखला उठे, लेकिन शादी का निर्णय अटल था। सगाई का दिन निश्चित हो गया। भला भगत सिंह शादी कैसे करते? उन्होंने तो अपनी शादी पहले ही क्रांति से कर ली थी। वह सगाई से कुछ दिन पहले लाहौर गए और वहाँ से जाने कहाँ फरार हो गए। सरदार किशन सिंह को अपनी मेज की दराज में रखा एक पत्र मिला। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी ज़िंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के अमूल के लिए वक़्फ़ हो चुकी है। इसलिए मेरी ज़िंदगी में दुनियावी ख्वाहिशात वैसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि खिदमत वतन के लिए वक़्फ़ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। इसी फरारी के साथ ही नेशनल कॉलेज का अध्याय समाप्त हो गया। घर से बाहर पैर रखने का अर्थ था क्रांति के विशाल धधकते कुंड में कूद पड़ना। भगत सिंह अपने पिता के नाम जो पत्र छोड़ गए थे, उसमें साफ लिखा था कि वे देश सेवा के लिए समर्पित हैं और उसी काम में आगे बढ़ रहे हैं। वे लाहौर से चलकर सीधे कानपुर जा पहुँचे। श्री सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है, मेरे कहने पर भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। पहले पहल कानपुर में मुन्नीलाल जी अवस्थी के मकान पर उनके रहने का इंतज़ाम किया गया था। कानपुर क्षेत्र का काम उन दिनों योगेश चंद्र चटर्जी देख रहे थे। भगत सिंह ने उनके साथ काम करना आरंभ किया। श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, बाद में प्रताप के संपादक, श्री बटुकेश्वर दत्त, श्री अजय घोष, बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और श्री विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारियों से उनका परिचय वहीं हुआ। ये सब बंगाली थे और इनके बीच एक सिख युवक का रहना सीआईडी के संदेह को निमंत्रण देता था। इस पर विचार हुआ और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्रताप के संपादन विभाग में भगत सिंह को स्थान देकर इस समस्या को हल कर दिया। उनका नाम भी बदलकर बलवंत सिंह कर दिया गया। इसी नाम से वह प्रताप में लिखने लगे। इस अवस्था के
इस व्यवस्था के होने के पहले कुछ दिनों तक अखबार बेचकर उन्होंने अपना काम चलाया था। अब भगत सिंह पूरी तरह क्रांतिकारी दल के आदमी थे और दल का काम ही उनका काम था। लेकिन एक काम से उनका मन हमेशा हटता था। दल के सामने भयंकर आर्थिक समस्या थी। इसको सुलझाने के लिए उनके सामने एक ही रास्ता था, डकैती डालने का। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि डकैती डाली जाए, लेकिन पार्टी को रुपए की ज़रूरत थी और रुपया पाने का कोई रास्ता नहीं था। यह डकैती का एक पहलू था, पर डकैती तो किसी नागरिक के घर ही डालनी थी, इसलिए डकैती पार्टी को जनता से दूर करती थी। जनता में उनके प्रति विद्वेष की भावना पनपती थी। यह दूसरा पहलू था। भगत सिंह ने संसार की क्रांतियों के इतिहास का गहरा अध्ययन किया था और उन्हें विश्वास हो गया था कि चौंका देने वाले कुछ कांडों से देश में क्रांति नहीं हो सकती। उसके लिए जनता को साथ लेना होगा, पर डकैती से दूरी ही बढ़ती है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह इस स्थिति को बदलेंगे और अपने जीवन को इसका साधन बनाएंगे। कानपुर पुलिस की निगाहों में चढ़ गया था। एक बड़े कांड की तैयारी आरंभ हो गई थी, इसलिए पार्टी के सदस्य बेहद सतर्कता बरत रहे थे और इधर उधर हो गए थे। भगत सिंह को श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने ग्राम शादीपुर, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ के नेशनल स्कूल में हेडमास्टर बनवा दिया था। वे ठाकुर टोडर सिंह, बाद में कांग्रेसी एमएलए, के घर रहते थे और स्कूल का काम देखते थे। स्कूल थोड़े ही समय में चमक उठा। वे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन घर के लोग उनके लिए बेहद परेशान थे। कहाँ गया भगत सिंह? उन्हीं दिनों भगत सिंह ने अपने मित्र रामचंद्र को एक पत्र लिखा। उसमें अपना पता भी दिया। हिदायत थी कि वह किसी को उनका पता न बताएं, लेकिन परिवार की परेशानी रामचंद्र के सामने थी। उन्होंने श्री जयदेव गुप्ता से पत्र का जिक्र किया, पर पता नहीं बताया। बहुत आग्रह करने पर रामचंद्र ने कहा, पता बताने की तो कसम है, उसे मैं तोड़ नहीं सकता, पर तुम्हारे साथ उस पते पर चल सकता हूँ। भगत सिंह की दादी श्रीमती जयकौर सख्त बीमार थी और भगत सिंह को एक बार देखने के लिए तड़प रही थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि उन्हीं की जिद के कारण उनके प्यारे पोते भगत सिंह को घर छोड़कर जाना पड़ा था। सरदार किशन सिंह ने वंदे मातरम में विज्ञापन छपवाया था, भगत सिंह जहाँ भी हो लौट आए, उनकी दादी सख्त बीमार है। भाग्य की बात यह विज्ञापन श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने पढ़ा था, पर उन्हें तब क्या पता था कि उनका लाडला बलवंत सिंह ही भगत सिंह है और विख्यात क्रांतिकारी सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह का वंश पुष्प है। श्री जयदेव गुप्ता और श्री रामचंद्र जब विद्यार्थी जी के पास पहुँचे तब यह भेद खुला। पत्र में पता संभवतः विद्यार्थी जी का था। वहाँ से ये लोग शादीपुर गए। भगत सिंह ने उन्हें दूर से देख लिया और विद्यार्थी के मेहमान की खातिर करने और अपने बारे में कुछ न बताने की बात कहे इधर उधर हो गए। ये लोग फिर विद्यार्थी जी के पास आए और उनका आश्वासन पा घर लौटे। सब समाचार सुन सरदार किशन सिंह ने कानपुर के कांग्रेसी नेता मौलाना हसरत मोहानी, बाद में लीग के नेता, को पत्र लिखा कि वे विद्यार्थी जी के द्वारा भगत सिंह से मिलें और उन्हें घर लौटने को कहें। भगत सिंह के नाम भी एक पत्र उसी लिफाफे में भेजा। पत्र में विवाह के लिए आग्रह न करने का वचन था और दादी जी के बीमार होने की बात कही गई थी। विद्यार्थी जी और मौलाना साहब ने जोर डाला और दादी जी की बीमारी से विचलित होकर वह लौट पड़े। लगभग 6 महीने बाद वह घर लौटे थे। घर का उदास वातावरण उनके आने से खिल उठा
और किसी ने भी उनसे विवाह की बात न की। वे पूरी तल्लीनता से दादी की सेवा में जुट गए। अच्छी से अच्छी नर्स जो सेवा नहीं कर सकती थी वह उन्होंने की। दवा और खुराक का ध्यान रखा ही, साथ ही उन्हें हंसाया भी। वे कुछ दिन में स्वस्थ हो गई। अब यह स्थिति हो गई कि भगत सिंह कभी दादी के पास बेंगा में रहते तो कभी लाहौर चले जाते, कभी दूसरे दिन ही लौट आते, कभी कई कई दिन न लौटते। उत्तर भारत में क्रांति संगठन में जो नया ताना बाना बुना जा रहा था उसी में वह लगे हुए थे। उन दिनों अकाली आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा था। सरकार परस्त व्यक्तियों के हाथों में गुरुद्वारों की आय सार्वजनिक हित में व्यय करने के लिए यह आंदोलन था। ननकाना साहब में गोलीकांड हुआ, राक्षसी लाठीचार्ज हुआ था। उस गोलीकांड में अनेक व्यक्ति शहीद हुए। उन शहीदों का शोक दिवस मनाने के लिए एक शोक दिवस सभा की जा रही थी। उसमें सभी को अपनी भुजाओं पर काली पट्टी बांधकर आना था। नाभा के राजा रिपुदमन सिंह के स्वतंत्र विचारों से सभी लोग परिचित थे, किंतु वे इतनी भारी जोखिम ले सकेंगे इसका कोई विश्वास न था। बस फिर क्या था, वायसराय उनसे बहुत नाराज हुए। उन्हें केवल गद्दी से उतार दिया गया, वरन देहरादून में नज़रबंद कर दिया गया। उनका अपराध मात्र इतना था कि उन्होंने शहीदों से सहानुभूति दिखाई थी। अंग्रेजी राज्य का अन्याय कैसे सहन किया जा सकता था। अकालियों के आंदोलन का रुख ननकाना साहिब से नाभा की ओर हो गया। अकालियों के जत्थे जैतों जाने लगे। यह जत्थे गांव-गांव होकर आते थे। उनका स्वागत स्थान स्थान पर होता था। इसी प्रकार एक अकाली जत्था भगत सिंह के गांव बेंगा से होकर गुजरने वाला था। गांव में जत्थे का स्वागत न हो, इससे गांव की प्रतिष्ठा को धक्का लगता था। किंतु अड़चन बड़ी भारी थी। सरकार और सरकार परस्त लोग इन जत्थों को महत्वहीन सिद्ध करने में लगे थे। जत्थेदार सरदार करतार सिंह और सरदार ज्वाला सिंह लाहौर पहुँचे और सरदार किशन सिंह ने जत्थे का स्वागत करने की व्यवस्था करने को कहा। सरदार किशन सिंह अवश्य ही गांव पहुंचते, किंतु उन्हें बम्बई जाना था। फिर भी उन्होंने स्वागत व्यवस्था का भार अपने ऊपर ले लिया और इस काम के लिए भगत सिंह को गांव भेजा। स्वागत क्या था, यहाँ तो पूरा मोर्चा था। मोर्चा भी लगाना पड़ा, अपनों के ही विरुद्ध। सरदार किशन सिंह के ही कुटुंब में उनके भाई लगने वाले सरदार बहादुर दिलबाग सिंह उन्हीं दिनों ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बने थे। उन्होंने घोषणा की थी कि इस इलाके में जत्थे को खाना पीना तो दूर रहा, सूखा पत्ता भी नहीं मिलेगा। वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि इन जत्थों का कोई महत्व नहीं है। इस कार्य के पीछे वह अपनी उन्नति का सपना देख रहे थे। भगत सिंह ने परिस्थिति को देखा, समझा और सोचा। उसके प्रतिपक्षी थे सरदार बहादुर और उनके साथ सरकारी शक्ति। भगत सिंह के पास था केवल आत्मविश्वास। सरदार बहादुर आतंक की भाषा बोलते थे। जो कोई जत्थे का स्वागत करेगा उसे उखाड़ फेंका जाएगा। भगत सिंह बोलते थे प्रेम की भाषा। जत्थे के स्वागत में ही गांव की प्रतिष्ठा है। दोनों ओर तैयारी जारी थी। ग्रामवासी हृदय से भगत सिंह के साथ थे, किंतु भय। अंत में निश्चित दिन आ गया। लोग आश्चर्य और उत्सुकता से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सब ने देखा कि जत्थे का स्वागत खूब धूमधाम से किया गया। भगत सिंह ने उनके ठहरने की ही व्यवस्था नहीं की, अपितु उनके स्वागत में सभा करके उसमें भाषण भी दिया। जब लोगों ने देखा एक नवयुवक इस प्रकार निर्भीकता से बोल रहा है, तो उनके भय का भी बांध टूट गया। भोजन और फल रातों रात भगत सिंह के घर पहुंच जाते और प्रातःकाल ही भगत सिंह और उनके नवयुवक साथी उन्हें सिर पर रखकर गांव के बाहर जत्थे के पास पहुंचा देते।
जत्था आगे चला गया। गांव की प्रतिष्ठा रह गई, किंतु सरदार बहादुर का स्वप्न टूट गया। उन्होंने जत्थे के जाने के बाद गांव वालों को गाते सुना, लाज रख ली, लाज रख ली, भगत सिंह प्यारे ने लाज रख ली। सरदार बहादुर की प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। वे प्रतिशोध की अग्नि से धधक उठे। उन्होंने सरकार पर जोर डाला कि भगत सिंह को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। सरकार झिझक रही थी। भगत सिंह नाबालिग थे, किंतु सरदार बहादुर अपनी हठ पर अड़े हुए थे। सरकार उनकी प्रतिष्ठा को बचाना चाहती थी। भगत सिंह के नाम वारंट निकाला गया, लेकिन वह पहले से ही सावधान थे। एकदम भाग खड़े हुए। भगत सिंह लाहौर से सीधे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक वीर अर्जुन में पांव रखने के लिए जयचंद्र जी की सिफारिश लेते गए थे। सिफारिश भी कैसी? कोई आदमी लगभग मुफ्त काम करने को तैयार हो तो उसका स्वागत कौन नहीं करेगा। कुछ दिन वह दैनिक अर्जुन में काम करते रहे। नाम वहीं पहले वाला था, बलवंत सिंह। अपनी निष्ठा और कठिन परिश्रम से उन्होंने पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति का विश्वास शीघ्र ही प्राप्त कर लिया। इस संबंध में यशपाल जी ने सिंहावलोकन में एक बहुत मज़ेदार घटना का वर्णन है।